जय हिंद दोस्तों, पीएन स्टडी ग्रुप में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आप लोगों को पता है दोस्तों कि रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम 17 अगस्त से चल रहा है। उसमें बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कि रेलवे में साइंस डिफ़िकल्ट आ रहा है। रेलवे में साइंस आज ही से नहीं, रेलवे का एग्ज़ाम शुरू से ही डिफ़िकल्ट होता है। तो इससे आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। रेलवे में क्या है कि 9th 10th की मूल बात, जो बहुत सारे बच्चे 9th 10th में मेहनत नहीं करते हैं और सीधे कॉम्पिटिटिव में आकर मेहनत करते हैं, जिससे बच्चे को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है कि आखिर ग्रुप डी में किस तरह का क्वेश्चन पूछ रहा है। बहुत सारे न्यूमेरिकल पूछ रहा है, साइंस से, फिजिक्स में ये पूछ रहा है, केमिस्ट्री में पूछ रहा है, बायो में थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ रहा है, फिजिक्स में परावर्तन, अपवर्तन और विद्युत धारा से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, केमिस्ट्री में पूछ रहा है। तो हम आप लोगों को आज 9th 10th की फिजिक्स की कुछ मूल बातें, जो एग्ज़ाम में पिछले हमको लग रहा है कि 1 महीना से ऊपर एग्ज़ाम चल रहा है, 1 महीना के मैंने बहुत सारे क्वेश्चन देखा, उसमें दर्पण से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है। तो आप लोगों को दर्पण की कुछ महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो जब आएगा आप लोगों को तो पूरा दर्पण उसमें क्लियर होगा, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले गोलीय दर्पण। दर्पण 2 प्रकार का होता है, एक समतल दर्पण और एक गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण को हम लोग 2 पार्ट में बांटते हैं, एक को बोलते हैं अवतल, दूसरे को अवतल। एक को क्या बोलते हैं उत्तल, दूसरे को अवतल। देखिए, इसको बोलते हैं अवतल दर्पण। क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण। इसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण। इसको बोलते हैं अवतल, इसको बोलते हैं उत्तल, उत्तल दर्पण। ओके दोस्तों, कभी कभार एग्जाम में ये भी पूछता है कि वह दर्पण जिसका भीतरी भाग कलई किया हो और बाहरी भाग उभरा हुआ, उसे कौन सा दर्पण कहते हैं। पिछले हमको लग रहा है कि 10 से 15 दिन पहले सवाल आया था ये वाला, कि वह दर्पण जिसकी बाहरी भाग कलई किया हो और भीतरी भाग धंसा हुआ हो, उसे कौन सा दर्पण कहते हैं। तो वह दर्पण जिसका बाहरी भाग कलई किया हो और भीतरी भाग धंसा हुआ हो, उसे कौन सा दर्पण कहते हैं। देखिए, वह दर्पण जिसका बाहरी भाग कलई किया हो और भीतरी भाग क्या हुआ हो, धंसा हुआ। देख रहे हैं, भीतरी भाग धंसा है और बाहरी भाग कलई किया है, इसको कौन सा दर्पण बोलेंगे हम? अवतल दर्पण। ठीक है दोस्तों, चलिए, वह दर्पण जिसका भीतरी भाग कलई किया हो और बाहरी भाग उभरा हुआ हो, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? उत्तल दर्पण। समझ में आया? कितना बार हम देख रहे हैं कि एग्जाम में सीधे यही बात पूछ दे रहा है कि भीतरी भाग धंसा हुआ हो, उसे कौन सा दर्पण कहते हैं। अब बच्चे सब परेशान रहते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछा है। ओके दोस्तों, चलिए, दूसरा चीज, दर्पण से एक और बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है टॉपिक से, कि वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, किस कंडीशन में किसी वस्तु को कहाँ रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो आगे आपको बता रहे हैं। देखिए, अवतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ रखने पर कहाँ बनता है, हम आपको बता रहे हैं। देखिए, ये वाला अवतल दर्पण हो गया, बाहरी भाग कलई किया है और भीतरी भाग क्या हुआ है? भीतरी भाग धंसा हुआ है। ओके दोस्तों, इसको बोलते हैं प्रधान अक्ष। क्या बोलते हैं? प्रधान अक्ष। इसको बोलते हैं मुख्य फोकस और इसके बोलते हैं सी। सी के इधर अनंत बोलते हैं। सी के इधर क्या बोलते हैं? अनंत। पी और एफ के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं हम? फोकस दूरी, जिसे एफ द्वारा, छोटा एफ द्वारा सूचित करते हैं। पी और सी के बीच की दूरी को आर कहते हैं, जिसको हम लोग वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। कितना बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि दर्पण के ध्रुव और दर्पण के वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? तो वक्रता त्रिज्या। आर बराबर क्या होगा? वक्रता त्रिज्या। दर्पण के मुख्य फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? तो फोकस दूरी। ये क्या है? हम लोगों का ध्रुव है, ये
मुख्य फोकस है। पी और एफ के बीच की दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं। सी और पी के बीच की दूरी को त्रिज्या बोलते हैं। समझ में आया दोस्तों? कितना बार क्वेश्चन पूछ रहा है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। अब इसमें क्वेश्चन पूछता है, तो बता रहे हैं हम कि अवतल दर्पण में कहाँ किसी वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है। चलिए, अवतल दर्पण का केस है, एक होता है ए, एक होता है सी, एक होता है एफ, एक होता है पी। देखिए, सबसे बड़ी बात, ये मैंने खुद से बनाया है, न कि ये कोई ट्रिक है, ये किताबी भाषा नहीं है। ए को हम अनंत बोलते हैं, सी को वक्रता केंद्र बोलते हैं, एफ को फोकस दूरी बोलते हैं, पी को ध्रुव बोलते हैं। अगर अनंत पर किसी वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? एफ पर, मतलब मुख्य फोकस पर। अगर मुख्य फोकस पर किसी वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर अवतल दर्पण में किसी वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो मुख्य फोकस पर। अगर मुख्य फोकस पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। चलिए, अगर वस्तु को सी पर रखते हैं, सी मतलब वक्रता केंद्र, अगर वस्तु को सी पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? सी पर ही बनता है। कहाँ बनेगा? सी पर ही बनेगा। अब वस्तु उल्टा होगा, जितना वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनेगा उतना ही बड़ा बनेगा जितना वस्तु का ऊंचाई है। समझ में आ रहा है? कहने का मतलब कि वस्तु का ऊंचाई अगर 10 है तो प्रतिबिंब का भी ऊंचाई क्या होगा? 10 ही होगा, लेकिन उल्टा बनेगा। समझ में आया? चलिए, अब आपको बता रहे हैं, ए पे रहेगा वस्तु तो अनंत पे मुख्य फोकस पर बनेगा, मुख्य फोकस पर रहेगा तो अनंत पे बनेगा। अगर वस्तु को हम ए और सी के बीच रखते हैं, मतलब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखते हैं किसी वस्तु को, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? सी और एफ के बीच बनेगा। समझ में आ रहा है? सी और एफ का मतलब वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच बनेगा। अगर किसी वस्तु को वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत और वक्रता केंद्र। यानी कि अगर वस्तु को यहाँ रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा। समझ में आ रहा है? अगर वस्तु को हम सी और एफ के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? सी और अनंत, यानी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा। बार बार कर रहे हैं आपसे, क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहा है रेलवे ग्रुप डी में। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज में आकर गलती करते रहे, तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। एक कंडीशन होता है कि अगर किसी वस्तु को दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखा जाए, मतलब यहाँ किसी वस्तु को हम रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे, यानी यहाँ बनता है, दर्पण के पीछे यहाँ बनता है। समझ में आ रहा है? बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है कि अगर वस्तु को ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब क्या बनता है? दर्पण के पीछे सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। यही कंडीशन है कि इसमें क्या होता है कि केवल एक कंडीशन है कि दर्पण के पीछे बनता है। अवतल दर्पण में केवल एक ही कंडीशन है कि इस वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण में दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है दोस्तों, इसमें और ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है कि अवतल दर्पण में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आ रहा है कि यू भी एफ, यू बोले तो वस्तु दूरी, भी बोले तो प्रतिबिंब दूरी, एफ बोले तो फोकस दूरी। देखिए, दर्पण के सभी दूरियां दर्पण की ध्रुव से मापी जाती है। ध्रुव मतलब ये, यू मतलब वस्तु दूरी, भी मतलब प्रतिबिंब दूरी, एफ मतलब फोकस दूरी। समझ में आ रहा है? यू मतलब वस्तु दूरी, भी मतलब प्रतिबिंब दूरी, एफ मतलब फोकस दूरी। ज्यादा आपको डीप में नहीं ले जा रहा है, नेक्स्ट वीडियो जब आएगा दर्पण का तो उसमें आपको डीप से पढ़ाएंगे। इसमें इतना जानिए कि यू मतलब वस्तु दूरी, भी मतलब प्रतिबिंब दूरी, एफ मतलब फोकस दूरी। इसमें तीनों का मान क्या होता है? ऋणात्मक होता है, मतलब निगेटिव होता है। इसमें यू भी एफ तीनों का मान
निगेटिव होता है। केवल एक कंडीशन में पॉजिटिव होता है, जहां प्रतिबिंब अगर सीधा बने किसी वस्तु का तो वहां क्या होता है कि v का मान पॉजिटिव होता है। जब आप न्यूमेरिकल आपको बताएंगे नेक्स्ट क्लास में तो उस समय बताएंगे आपको हम कि कहाँ पे v का मान पॉजिटिव होता है। समझ में आ रहा है? अगर किसी वस्तु को ए पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पे। या फोकस पे रखेंगे तो अनंत पे। ए पे रखेंगे तो फोकस पे, ध्यान दीजिएगा। देखिए, अगर किसी वस्तु को ए पे रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? मुख्य फोकस। ए मतलब अनंत। और किसी वस्तु को अनंत पे रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? मुख्य फोकस पे। और किसी वस्तु को अगर मुख्य फोकस पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पे। दो गो कंडीशन खत्म। तीसरा कंडीशन, अगर किसी वस्तु को सी पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? सी पर ही बनेगा, मतलब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। अगर किसी वस्तु को पी और एफ के बीच रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा। अगर किसी वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच बनेगा। अगर किसी वस्तु को वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। इसमें क्या है कि प्रतिबिंब उल्टा भी बनता है, सीधा ही बनता है, लेकिन जो उत्तल दर्पण आपको पढ़ाने जा रहे हैं उसमें हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण का काम ही है किसी वस्तु का प्रतिबिंब सीधा देना। ओके दोस्तों, तो चलिए, तो आपको बता रहे हैं उत्तल दर्पण क्या है, किसे कहते हैं, इसमें कौन कौन से कंडीशन होते हैं, किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, इसमें वस्तु दूरी क्या होती है, प्रतिबिंब दूरी क्या होती है और फोकस दूरी क्या होती है। सबसे पहले उत्तल दर्पण को अपने आप लोगों को बताया है कि किसे बोलते हैं उत्तल दर्पण। वह दर्पण जिसका भीतरी भाग कलई किया हो और बाहरी भाग उभरा हुआ मतलब उठा हुआ हो, उससे क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण। ओके दोस्तों, चलिए, इसमें क्या है, यू भी एफ दर्पण हो या लेंस, दोनों में वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी, फोकस दूरी होती है। वस्तु दूरी लेंस हो या दर्पण सभी में क्या होती है? माइनस होती है। वस्तु दूरी लेंस हो या दर्पण सभी में क्या होती है? माइनस होती है। प्रतिबिंब दूरी उत्तल दर्पण में क्या होता है? प्लस होता है। क्या होता है? प्लस होता है। और फोकस दूरी उत्तल दर्पण में क्या होता है? ये भी प्लस होता है। तो आप लोग जब भी न्यूमेरिकल बनाइएगा उसमें ध्यान रखिएगा कि अगर क्वेश्चन में दे रहा है कि अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर किसी वस्तु को रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, तो फोकस दूरी ज्ञात करें। ये नहीं बोलता है क्वेश्चन में कि -10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। आपको डिसाइड करना है कि वो अवतल दर्पण बोल रहा है कि उत्तल दर्पण बोल रहा है। अगर अवतल दर्पण बोल रहा है तो उसमें भी वस्तु दूरी माइनस में होती है। अगर उत्तल दर्पण बोल रहा है तो उसमें भी वस्तु दूरी माइनस में होती है। अगर उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब दूरी की बात करेगा तो उसमें प्रतिबिंब दूरी क्या होती है? पॉजिटिव होती है। इसमें तीनों माइनस में होता है, वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी। ओके दोस्तों, त्रिज्या भी माइनस में होता है, इसमें ध्यान रखिएगा। चलिए, अब आने वाला एग्जाम में बार बार एक दो और क्वेश्चन रिपीट हो रहा है कि यदि किसी वस्तु की फोकस दूरी दूनी कर दी जाए, इसकी वक्रता त्रिज्या पे क्या प्रभाव पड़ेगा। हमको लग रहा है कि 20 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा था कि यदि फोकस दूरी को दूनी कर दी जाए तो त्रिज्या क्या होगा? आधी होगी, दुगनी होगी, चौगुनी होगी या अपरिवर्तित रहेगी। तो आप लोग को पता होगा, आप लोग कहीं पढ़े होंगे कि r बराबर क्या होता है? 2f होता है। r बराबर क्या होता है? 2f। क्वेश्चन में था कि यदि फोकस दूरी को दूनी कर दी जाए तो वक्रता त्रिज्या पे क्या प्रभाव पड़ेगा। वक्रता त्रिज्या पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बहुत सारे लड़के ने क्या किया कि फोकस दूरी में 2 से गुणा कर दिया, तो क्या हो गया? r बराबर 4f हो गया। क्या आ गया? r बराबर 4f। ऑप्शन में था 4 गुनी, तो बच्चा 4 गुनी टिक करके आ गया। कितना गुनी? 4 गुनी टिक करके आ गया, जो कि गलत है। सही क्या है आपको हम बता रहे हैं। देखिए, कह रहा है कि यदि फोकस दूरी को दूनी कर दी जाए तो वक्रता त्रिज्या
कितनी गुनी होगी। देखिए P और F के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं। मतलब मुख्य अक्ष ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं, और ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को त्रिज्या बोलते हैं। तो कह रहा है कि फोकस दूरी के बीच की दूरी को दूनी कर दिया है, मतलब फोकस दूरी इतना है, और फोकस दूरी को कह रहा है कि यहाँ ला दीजिए, कहाँ पे, यहाँ पे दूनी कर दी जाए, इसकी दूरी जो है दुगुना कर दिया जाए। मतलब फोकस दूरी यहाँ है तो इसको कहाँ ला दीजिए, यहाँ पे, तो त्रिज्या पे क्या प्रभाव पड़ेगा, त्रिज्या दुगनी हो जाएगी। बस यही क्वेश्चन था कि त्रिज्या क्या होगी, दुगनी होगी। फोकस दूरी को यहाँ से यहाँ लाइएगा तो त्रिज्या दुगनी नहीं हो जाएगी, यहाँ से नहीं तो यहाँ से भी समझ लीजिएगा। r बराबर 2f है, कह रहा है कि फोकस दूरी को दुगना कर दी जाए, तो 2 से गुणा करेंगे हम, तो 2f जो है कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है। बहुत सारा बच्चा क्या गलती कर रहा है कि 2 दूनी 4 कर दे रहा है, ऐसा गलत है। 2f क्या है, कांस्टेंट है। इसको हम केवल 2 समझेंगे, 2 से गुणा करने के लिए कह रहा है, इसलिए क्या होगा, हम लोग का त्रिज्या दूनी होगा। ऑप्शन में था आधी, दूनी, चौगुनी। ओके दोस्तों, त्रिज्या का मान क्या होगा, दुगुना होगा। उत्तल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, अवतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब सीधा भी बनता है, उल्टा भी बनता है। अवतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा भी बनता है, छोटा भी बनता है। उत्तल दर्पण में मैक्सिमम केस में किसी वस्तु का प्रतिबिंब छोटा ही बनता है, लेकिन सीधा हमेशा बनता है, याद रखिएगा। जय हिंद दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।